पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर राव इंद्रजीत ने कहा कि इस योजना ने वास्तव में किसानों को मजबूती दी है। सरकार की कोशिश है कि खेती से जुड़े परिवारों को आर्थिक सहारा मिले। किसानों की आय में स्थिरता लाने और खेती की लागत संभालने के लिए यह सहायता निरंतर दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। हरियाणा में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कुछ जिलों में हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी और जलन जैसी समस्याएं होने लगी हैं। प्रशासन ने सलाह दी है कि सुबह शाम बाहर निकलते समय मास्क पहनें और जरूरत हो तो ही बाहर जाएं। हरियाणा सरकार किसानों को मजबूत सहारा देने के लिए कुछ जिलों में नई विशेष सब्सिडी योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक खेती उपकरण और अन्य जरूरतों में रियायत दी जाएगी। सरकार चाहती है कि खेती का बोझ कम हो और छोटे किसानों को भी बेहतर सुविधाएं मिले, ताकि खेती लंबे समय तक टिकाऊ बने। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जींद में 3 किसानों को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है कि पराली जलाने से हवा जहरीली होती है और जुर्माना भी बढ़ता है। प्रशासन रोकथाम के लिए गांव स्तर पर निगरानी बढ़ा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है। उनका कहना है कि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता देना सरकार की प्राथमिकता है। यह रकम किसानों को रबी सीजन की तैयारी में मदद करती है और खेती की योजनाओं को गति देती है। नायब सैनी ने कहा कि किसान मजबूत होगा तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने बताया कि सरकार का पूरा ध्यान किसानों की आय बढ़ाने, लागत घटाने और नए संसाधन उपलब्ध कराने पर है। खेती किसानी से जुड़े सुधारों और योजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि गांव से शहर तक विकास तेज हो। गुरुग्राम के 10 सेक्टरों की मुख्य सड़कों को अब मॉडल रोड की तरह विकसित किया जाएगा। निगम ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इन सड़कों पर बेहतर पैदल मार्ग, लाइटें और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था होगी। उद्देश्य यह है कि शहर की भीड़-भाड़ कम हो और लोगों को साफ व्यवस्थित सड़कें मिलें। हरियाणा का जिला मॉडल 2.0 लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब हर जिला अपनी सड़क, नाली, पुल और अन्य निर्माण कार्यों को एक सुनियोजित प्लान के तहत करेगा। इससे फालतू खर्च कम होगा, समय बचेगा और काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। सरकार चाहती है कि छोटे काम भी पूरी रणनीति के साथ हों। साइबर सिटी गुरुग्राम में 400 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल बनने जा रहा है। इससे आसपास के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में नई तकनीक, बेहतर सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। इसकी वजह से इलाज की क्षमता बढ़ेगी और मरीजों को तुरंत इलाज मिलने में बड़ी राहत होगी। नूह में 3 साल से अधूरा पड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज अब जल्द पूरा होगा। सरकार ने निर्माण कार्य को फिर से मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में मेडिकल सुविधाएं काफी बढ़ेंगी और युवाओं को यूनानी शिक्षा का नया विकल्प मिलेगा। लंबे समय से रुका यह प्रोजेक्ट अब दोबारा गति पकड़ेगा। हरियाणा में कॉमन कॉडर के ग्रुप डी कर्मचारियों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे कर्मचारी प्रबंधन आसान होगा और स्थानांतरण तथा नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी। कई बार कर्मचारियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण दिक्कतें आती थीं, इसलिए अब इस नई व्यवस्था से सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। हरियाणा की सभी आईटीआई में एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। हालांकि 3 जिलों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को आधुनिक कौशल मिले और उद्योगों की जरूरतें पूरी हों। इन केंद्रों में बेहतर मशीनें, ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को एक तय तारीख से आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लंबे समय से कई शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में यह कार्यक्रम उनके लिए राहत लेकर आया है। हरियाणा के कॉलेज प्रिंसिपल अब अपने स्तर पर ट्रांसफर करा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। इससे शिक्षक और कर्मचारियों को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था कॉलेजों में प्रशासनिक काम को सरल बनाने और समय बचाने के लिए लागू की गई है। हरियाणा के स्कूलों में एक जिले में शिक्षकों को मोबाइल चलाने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा अधिकारी ने साफ निर्देश दिए हैं कि क्लास के समय मोबाइल का इस्तेमाल न हो, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। कई शिकायतें आ रही थीं कि शिक्षक पढ़ाने के बजाय फोन में व्यस्त रहते हैं, इसलिए यह कदम सख्ती से लागू होगा।
HBSE ने हरियाणा NMMS 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। छात्र आसानी से ऑनलाइन इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह स्कॉलरशिप योजना गरीब लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों की मदद करती है। अभिभावक और स्कूलों को भी बच्चों को समय पर तैयारी कराने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद की जेलों में अब वोकेशनल और ITI कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे कैदियों को जेल में ही कौशल विकास का मौका मिलेगा। रिहाई के बाद उन्हें रोजगार खोजने में आसानी होगी। सरकार चाहती है कि कैदियों को समाज में दोबारा स्थापित होने का बेहतर अवसर मिले। हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिस के लिए एक सुनहरा अवसर निकला है। विभाग युवाओं को प्रशिक्षण देगा और भविष्य में नौकरी के अवसर भी खुल सकते हैं। कई युवाओं के लिए यह अनुभव बेहद उपयोगी साबित होगा। यह पहल युवाओं को तकनीकी कौशल देने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा में 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और 6 जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभाग को कुछ अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। प्रशासन अब लगातार निगरानी बढ़ा रहा है ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे और जनता को बेहतर सेवाएं मिलती रहें। हरियाणा में जल्द ही आतंकवाद निरोधक प्रकोष्ठ यानी एंटी टेरर यूनिट स्थापित हो सकती है। सरकार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना चाहती है। बढ़ते साइबर और आतंकी खतरों को देखते हुए यह प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे खुफिया निगरानी, कार्रवाई और राज्य की सुरक्षा तैयारियां और अधिक मजबूत होंगी। हरियाणा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाने की तैयारी चल रही है। इसका मकसद राज्य में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना और किसी भी बड़ी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तेज टीम तैयार रखना है। सरकार चाहती है कि संभावित खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके और सुरक्षा प्रणाली आधुनिक हो। कोख में बेटी की हत्या के प्रयास से जुड़े सामान मिलने पर एक मेडिकल स्टोर को तुरंत सील कर दिया गया। जांच में पता चला कि यह सामान आसानी से बेचा जा रहा था, जो कानूनन अपराध है। अधिकारियों ने सख्ती से त्वरित कार्रवाई की है ताकि आगे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। हरियाणा में रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। अचानक आई इस ठंड की वजह से लोग खासा परेशान हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक सुबह शाम की ठिठुरन और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी होगी। हरियाणा में खेल नर्सरियों को लेकर विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कुछ नर्सरियां नियमों का पालन नहीं कर रही, इसलिए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि खिलाड़ियों के लिए सही प्रशिक्षण जरूरी है और यदि कोई संस्थान मानक पूरा नहीं करता तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मंडी जिले में भाजपा OBC मोर्चा की परिचय बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आने वाले समय में संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने का निर्णय लिया गया। मोर्चा के नेताओं ने स्थानीय स्तर पर अधिक जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया। स्कूल असेंबली के लिए 20 नवंबर की बड़ी खबरों की सूची तैयार की गई है ताकि छात्र एक ही जगह से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जान सकें। इसमें देश, विज्ञान, खेल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की प्रमुख अपडेट शामिल की गई है। स्कूलों में हर सुबह होने वाली समाचार प्रस्तुति के लिए यह तैयारी की जाती है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मंजूर कर दी है। इसका फायदा सीधा तनख्वाह में दिखाई देगा और कर्मचारियों की जेब में हर महीने थोड़ी राहत पहुंचेगी। बढ़ती कीमतों के बीच ये बढ़ा हुआ भत्ता एक तरह से सहारा जैसा है और इस फैसले से कर्मचारी खुश दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने सभी विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से जिन कर्मचारियों की तबादले की फाइलें अटकी थीं, उन्हें अब राहत मिलने वाली है। इससे कई लोग अपनी पसंद की लोकेशन चुन पाएंगे और विभागीय कार्यों में भी पारदर्शिता और गति आने की उम्मीद बढ़ गई। राज्य सरकार ने खाद वितरण को लेकर नया नियम लागू किया है कि अब सिर्फ वही किसान खाद प्राप्त कर पाएंगे जिनकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि असली किसानों तक खाद पहुंचे और कालाबाजारी पर रोक लगे। इससे वितरण की पूरी व्यवस्था अधिक सुचारू हो सकेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए राज्य में 500 नई ई-बसें चलाई जाएंगी और 200 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। ये फैसला प्रदूषण घटाने और लोगों को आरामदायक सफर देने के उद्देश्य से लिया गया है। जिन शहरों में ये बसें चलेंगी, वहां रोजाना यात्रा करने वालों को काफी राहत मिलने वाली है।
नगर निगम ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 744 करोड़ रुपए का बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें नई मशीनें, स्मार्ट कलेक्शन सिस्टम और कई इलाकों में बेहतर कचरा प्रबंधन जैसी योजनाएं शामिल हैं। शहर को साफ रखने में अक्सर दिक्कतें आती थीं, जिन्हें दूर करने के लिए ये प्रस्ताव काफी मददगार माना जा रहा है। शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है कि एक इलाके में योगा पार्क और योगा हॉल बनाया जाएगा। लोगों का मानना है कि इससे सुबह शाम व्यायाम की सुविधा मिलेगी और बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सबको फायदा होगा। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ये कदम काफी सकारात्मक माना जा रहा है। दिल्ली धमाके के बाद गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर में नियमित वेरिफिकेशन तेजी से किया जा रहा है और पुलिस किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में नहीं ले रही। अधिकारियों के निर्देश हैं कि छोटी से छोटी जानकारी पर भी तुरंत कार्रवाई हो, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। गुरुग्राम में ग्रैब 3 लागू होने से ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबारियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई वाहनों को नियमों के कारण सड़क पर उतरने में परेशानी हो रही है। छोटे ट्रांसपोर्टरों को ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका रोज का कामकाज रुक रहा है और प्रदूषण नियंत्रण के नियम काफी सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाकर 10 दिनों में 109 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये सभी अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे और पुलिस लंबे समय से इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लगातार छापेमारी और निगरानी के कारण यह सफलता मिली है, जिससे लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। गुरुग्राम के एक इलाके की 8 सड़कों को मॉडल सड़क बनाने का काम शुरू होने वाला है। इन सड़कों पर अच्छे फुटपाथ, लाइटिंग और सुंदरता बढ़ाने के लिए पौधे लगाए जाएंगे। प्रशासन चाहता है कि रात में भी लोग सुरक्षित और आराम से निकल सकें और सड़कों की हालत एकदम साफ सुथरी दिखाई दे। हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख दंगों में प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब उन परिवारों के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे लंबे समय से न्याय और मदद का इंतजार कर रहे परिवारों को स्थायी सहारा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हरियाणा में संपत्ति पंजीकरण का पूरा सिस्टम आधुनिक बनाया गया है, लेकिन इसमें अभी भी कई तकनीकी गड़बड़ियां आ रही हैं। लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पोर्टल बार बार बंद हो जाता है, जिससे देरी और परेशानी होती है। सरकार का कहना है कि सिस्टम को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे पराली को जलाने के बजाय सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि मशीनों पर सब्सिडी भी दी जा रही है और प्रबंधन के कई तरीके उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि अगर किसान सहयोग करेंगे तो प्रदूषण में काफी कमी लाई जा सकती है। राज्य भर में पराली की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन जींद जिले में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। कुल 152 मामलों ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। अधिकारी लगातार गांवों में जाकर किसानों को समझा रहे हैं और उन्हें विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि समस्या और न बढ़े। फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक की, जिसमें राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा, विकास योजनाएं और सीमाओं से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा हुई। शाह ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सके। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाकर सिर्फ एक दिन में 257 अपराधियों को पकड़ लिया। इसमें हत्या, अवैध हथियार और चोरी जैसे गंभीर मामलों में वांछित आरोपी भी शामिल थे। पुलिस का दावा है कि ऐसे अभियान लगातार चलते रहेंगे, जिससे अपराधियों पर काबू पाया जा सके। जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने रोहतक की एक डॉक्टर से पूछताछ की है, क्योंकि शक है कि उनका किसी संदिग्ध मॉड्यूल से संबंध हो सकता है। हालांकि अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। टीम डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल लॉग और लेन देन की जांच कर रही है, ताकि वास्तविक स्थिति साफ हो सके। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा कि इस बार कई जिलों में किसानों की फसल खराब हुई है, लेकिन सरकार सर्वे सही तरीके से नहीं कर रही। उन्होंने मांग की कि नुकसान का निष्पक्ष आकलन कराया जाए, ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके और उनका आर्थिक नुकसान कम हो सके। दिल्ली में हुए बम धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, उसके मालिक को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि वाहन मालिक की इसमें क्या भूमिका थी। यह भी जांच की जा रही है कि कार चोरी हुई थी, किराए पर गई थी या किसी और ने इसका गलत फायदा उठाया। इस बार पराली जलाने की घटनाओं में पूरे राज्य में रिकॉर्ड गिरावट आई है। इसका असर साफ हवा की गुणवत्ता पर दिख रहा है। कई शहरों में स्मॉग पहले की तुलना में कम हो गया है। प्रशासन यह मान रहा है कि किसानों की जागरूकता, मशीनें और सरकार की सख्ती, तीनों का संयुक्त असर है।
फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टर पर विस्फोटक मामले में आरोप लगे हैं, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि डॉक्टर पूरी तरह निर्दोष है और किसी भी आतंकी संगठन से उनका कोई संबंध नहीं है। परिवार का दावा है कि जांच गलत दिशा में जा रही है और उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। रोहतक के दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की असली वजह और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।